चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे तात्विक और अणु और यौगिक अणु का पाठ लिखा दिए थे, लेकिन परिभाषा नहीं दिए थे। आज हम उसका परिभाषा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो पहला है क्वेश्चन, तात्विक अणु किसे कहते हैं? इंग्लिश में तात्विक अणु को मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन हो गया तात्विक अणु किसे कहते हैं? तो तात्विक अणु एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। वह सिंगल डिजिट में होते हैं, जो एक अणु से होता है और वह सिंगल होते हैं, किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि नाइट्रोजन का अणु होता है N2 होता है। तो N2 उसमें अणु क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद कहता है ऑक्सीजन का अणु होता है O2। तो ऑक्सीजन कितने होते हैं? 2 होता है, अणु 2 हो गया। तो ये आप समझ गए। उसके बाद फिर यह कहता है, अगला क्वेश्चन है कि यौगिक के अणु किसे कहते हैं? तो यह यौगिक के अणु की परिभाषा दें, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका इंग्लिश हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपका ये हो गया अणु का। और उसके बाद यहाँ पे इसका परिभाषा दिया गया। क्वेश्चन समझ गए कि यौगिक के अणु किसे कहते हैं, या यौगिक के अणु की परिभाषा दे। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा? तो यौगिक अणु 2 या 2 से मिलकर बने, 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हमने पढ़ा पहले कि तात्विक अणु जो है वह सिंगल डिजिट में होते हैं, जबकि यौगिक के अणु आपका 2 से मिलकर बना होता है, आपस में मिलकर के होता है। 2 अणुओं के साथ मिलकर यौगिक अणु होते हैं। तो कह रहा है यौगिक अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। वह सिंगल डिजिट में नहीं रहते हैं, वह किसी से रिलेशनशिप बना करके रखते हैं। जैसे में जल का सूत्र होता है H2O। तो जल का अणु क्या होता है? तो जल का अणु H2O हो गया, जिसमें कार्बन फिर हो गया। तो कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु तो CO2। इसमें देखिए 2 गो है, एक कार्बन जुटा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुटा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन जुटा हुआ है और ऑक्सीजन जुटा हुआ है। तो ये आप समझ गए यौगिक अणु किसे कहते हैं। ये आप अगला आप बताए परमाणुकता। तो परमाणुकता कहते किसको हैं? तो क्वेश्चन बना सकते हैं परमाणुकता किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित, हम पहले पढ़े हैं तात्विक पढ़े हैं, यौगिक पढ़े, तो उसी का रिलेटेड बोल रहा है। किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे मान के चलिए H2O है, तो इसमें जो आपका जो अणु या तत्व छुपा, तत्वों में अणु जो छुपे हुए हैं, जैसे 2 है, तो वही आपका परमाणुकता कहलाता है। तो जैसे मान के चलिए ये H2O जल का हो गया। जैसे मान के चलिए N2 है, तो N2 का परमाणुकता क्या हो गया? आपका 2 हो जाता है। तो उसी प्रकार हम जैसे में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2O। तो नाइट्रोजन N2 की परमाणुकता कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। ये आप समझिए 2 परमाणुकता हो गया। ऑक्सीजन में परमाणुकता क्या है? तो ऑक्सीजन में परमाणुकता 2 है, जो हम यहाँ पे लिखे हुए परमाणुकता 2। ये ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है। तो 2 है, तो इसमें फिर कहता है परमाणुकता 2 हो गया ऑक्सीजन का। उसके बाद इसको तीनों को मिला के जैसे HNO3, तो HNO3 हो गया, तो इसकी परमाणुकता 5 होता है। तो ऑक्सीजन मान के चलिए N2 का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3। इसके बाद फिर ऑक्सीजन 2, तो सब मिला करके टोटल कितना हो गया? 5 हो जाता है। तो ये आप समझ गए परमाणुकता हम किसे कहते हैं। जब किसी तत्व का जो संख्या होता है नीचे जैसे O2 लिखा हुआ है, तो 2 जो होता है आपका ये परमाणुकता कहलाता है। अब उसके बाद होता है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया?
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो भौतिक अवस्था, इसका परिभाषा हो जाएगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं। तो हम पहले पीछे वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि भौतिक अवस्था किसे कहते हैं या भौतिक रसायन किसे कहते हैं। तो हम परिभाषा समझाए थे भौतिक रसायन का कि जिसको हम एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। तो उसका इसमें 3 पार्ट दिया गया। जैसे मान के चलिए पहला ठोस दिया हुआ है, फिर द्रव दिया हुआ है, फिर गैस दिया हुआ है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था आपका वह कौन सा चीज़ है जिसमें पाया जाता है। जैसे मान के चलिए जल, तो जल में क्या होता है, इसमें तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो अगर ठोस बनाना है तो उसको टेम्परेचर उसका जल का क्या कर देंगे, लो कर देंगे, मतलब 0 डिग्री जैसे टेम्परेचर करेंगे, मतलब हीट उसका, तो वह बर्फ बन जाएगा। फिर उसको अगर बर्फ द्रव में लाना है तो बर्फ को फिर तापमान में छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वह पिघल करके वाटर बन जाएगा, जिसको हम द्रव बोल सकते हैं। फिर उसका अगर गैस में परिवर्तन करना हो तो गैस चूल्हा पे हीट दे करके उसको 100 डिग्री पर जब खौलाइएगा, खौलाने के क्रम में वह वाष्पित होकर के वायुमंडल में फैल जाएगा, तो उसी को हम लोग गैस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है आपका कोको कोला, स्प्राइट, ये सब होता है जिसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। अगर कोको कोला को फ्रीज में रखते हैं ज़्यादा देर तक तो वह जम जाएगा, अगर फ्रीज से बाहर करते हैं तो वह फिर क्या हो जाएगा, आपका द्रव बन जाएगा। अगर ज़्यादा ठंडा होने के बाद जब तक वह ठोस सॉलिड नहीं बन जाता है तब तक अगर निकाल कर उसको झोल करके खोलिएगा ठेपी, तो खोलने के बाद वह ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उड़ने लगता है। तो कोको कोला में ये तीनों अवस्था पूर्ण रूप से देखने के लिए मिल जाता है। वैसे वाटर में भी कर सकते हैं। अब ये 3 पदार्थ, भौतिक अवस्था का 3 अवस्था जान गए। अब पहला क्वेश्चन है कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं या ठोस की परिभाषा दे। तो ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड, तो इसमें हम लिख चुके हैं इसका परिभाषा। तो पदार्थ की वह अवस्था, कहता है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं तो उसे ठोस कहते हैं। तो हम पहले भी पदार्थ पढ़ा चुके थे। पदार्थ क्या कहता है कि जब किसी वस्तु का आकार हो, द्रव्यमान हो, वह जगह छेदता हो, आयतन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसमें तीनों गुण उपस्थित होते हैं। वह अवस्था जिसमें कि मान के चलिए आकार, आकार का मतलब कोई चीज़ हो, वस्तु होता है तो उसका आकार होता है। फिर आयतन होता है, उसका मतलब क्षेत्रफल जिसको हम लोग पढ़ते हैं, कुछ एरिया छेदता है। फिर दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। तो जैसे ये मार्कर होगा, मार्कर में भी ठोस है, जैसे सॉलिड पूरा एकदम अभी पैक है तो ये ठोस हो गया। तो लोहा सब होता है, ये सब आपका ठोस में आ जाएगा। तो उसके बाद कहता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था, जो भी वस्तु है उसका पदार्थ की जो ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच आंतराणविक बल का अधिक मजबूत होता है। जब मान के चलिए अब ये ठेपी और मार्कर है, इसके दोनों के संपर्क होने के बाद जैसे हम इसको लगा दिए तो इसका आंतरिक बल ज़्यादा लगता है, खींचने में ज़्यादा समय लगेगा, ताकत लगेगा। वही कहता है आंतराणविक बल जो है ना उसका अधिक मजबूत होता है। मजबूत इसलिए होता है ताकि वो एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वह आपस में मजबूती बना करके रखते हैं। इसीलिए ठोस का ये परिभाषा हो गया। तो आगे हम बताएंगे अगले दिन, अगले वीडियो में कि द्रव और गैस के बारे में, और उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये आप समझ गए तात्विक अणु, यौगिक अणु, उसके बाद परमाणुकता, उसके बाद पदार्थ का वर्गीकरण, उसके वर्गीकरण होने के बाद इसमें आपका पहला ठोस, द्रव, गैस का इसका परिभाषा ठोस का आप समझ गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें।